नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि युद्ध बंद हो गया। हालांकि युद्ध की औपचारिक घोषणा ना तो भारत ने किया था न पाकिस्तान ने किया था। युद्ध का पृष्ठभूमि आप सबको पता ही है, फिर भी दो लाइन बता देता हूं। भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर उनका धर्म पुश करके गोली मारा गया और यह विभत्स कार्रवाई पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। भारत सरकार ने इसका विरोध किया, पाकिस्तान को उसका सबक सिखाने का उद्देश्य बनाया और अपनी तैयारी के साथ और पूरी मालूमात और जानकारी के बाद पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर बमबारी करके नष्ट किया। पाकिस्तान को बताया कि हमने किसी भी सैन्य ठिकाने, नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है। यह उन गतिविधियों का केंद्र था जहां से आतंकवाद पनपता है, ट्रेनिंग दी जाती है और भारत विरोध का काम किया जाता है। अगर आपको इसके बाद कुछ करना होगा तो हमारी सेनाएं आपके स्वागत के लिए सीमाओं पर खड़ी है। चूंकि वहां पर चुनाव होता है दिखाने के लिए, वहां के भी आवाम को अपने बस में करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। एज यूजुअल था कि वहां से भी कुछ होगा। शाम होते होते उस तरफ से भी ड्रोन अटैक हुआ। तुर्की का तो 14 फरवरी को पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री और तुर्की के अर्दोगान क्या नाम है उसका, उनके मौजूदगी में यह बात हुई थी और उसी ड्रोनों से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी भीषण और भारी आक्रमण हुआ। सुरक्षा में तैनात हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और सिर्फ जवाब ही दिया। दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, एनएस से मुलाकात किए, संबंधित कई लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी कंसर्न विभागाध्यक्षों को फ्री हैंड दिया, बोला जो आपको उचित लगे वो करें, माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। एज यूजुअल यही होना होता है अगर आपका नेतृत्व सशक्त, ईमानदार और कर्तव्यपरायण देशभक्त होता है तो। यह मैं इसलिए कहा क्योंकि इसी तरह का हमला, बल्कि इससे व्यापक, बड़ा और घातक हमला मुंबई में हुआ था। तब भी तीनों सेनाओं ने मिल करके तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह साहब से कहा था कि हम जवाब देने में सक्षम हैं और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन सेना यही थी, सरकार अलग आदमी के नेतृत्व में चल रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान पर आक्रमण वोट बैंक को खतरा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं करने दिया, सेना को जानबूझ करके नपुंसक बनने पर मजबूर किया। यह सरकार ऐसा नहीं किया, उन्होंने सेनाओं को छूट दी और परिणाम आपके सामने है। 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में भारत सरकार ने रिटेलिएट किया और भारी नुकसान पहुंचाया। यह बात मैं समाचार पर सुनकर के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि समाचार पर से भरोसा मेरा तबे से उठ गया जब से मैं यह सुन रहा हूं कि पाकिस्तान समाप्त हो गया। ये इस झड़प के पहले, मतलब मेरे ख्याल से 5-7 साल से भारतीय मीडिया पर सुन रहा हूं कि परसों पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। यह हर लोग सुन रहे होंगे, तो मेरा मन तो तभी से खीन था। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद समाचार पर से समाप्त हो गया है। यह बात मैंने इसलिए कहा कि तीनों सेनाओं के ऊंचे ओहदेदारों ने आज, मतलब मेजर जनरल स्तर के लोग, मतलब दूसरे पोजीशन के अधिकारियों ने आज आकर के पत्रकार वार्ता किया और देश को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। मैं अपने सेना पर अविश्वास करूं, इतना नीचता मेरे में नहीं है और मैं अपने सेना के कहे हुए बात का अक्षरशः भरोसा करता हूं, मानता हूं। हमारे सेना के कमांडरों ने
देश को बताया कि हमने उनके बहुत सारे ठिकानों को तहस नहस कर दिया। कुछ ठिकानों पर विश्लेषण जरूरी है। कुछ ठिकाने ऐसे थे जो परमाणु बम के बगल में गिरे, जहां उनका परमाणु कार्यक्रम चलता है। वह हमला पूरे दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी बताना था कि हमारी पहुंच कितना है। हम चाहते तो परमाणु ठिकाने को तहस नहस कर सकते थे, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए भी लेसन था और दुनिया के लिए भी लेसन था, जो उंगली पर नचाने और उंगली दिखाने का काम करते हैं। पाकिस्तान को तभी समझ में आई और वो भागा भागा अमेरिका के शरण में गया। चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे देश के हस्तक्षेप का इजाजत शिमला समझौते के तहत नहीं है और वो अभी तक कायम है, ना तो उसको पाकिस्तान ने डिसोन किया है, ना ही हिंदुस्तान महान ने किया है। तो उस समझौते के तहत तीसरा देश का कोई मतलब था नहीं। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी होती है और उस डिप्लोमेसी के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति से पाकिस्तानियों ने गुहार लगाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत समकक्ष से बात किया और ये एक राय बना कि ठीक है, हम इसको करेंगे, लेकिन हम अपने समझौते पर करेंगे। वहां के डिफेंस ऑफ स्टाफ ने भारत के अपने समकक्ष को फोन किया, या राजीव जी ने उनसे बात की। राजीव जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को हम बैक नहीं ले रहे हैं, सिंधु जल समझौते को हम वापस नहीं ले रहे हैं, और किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, हम इसको नहीं वापस ले रहे हैं। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं बताइए। मरता क्या न करता, पाकिस्तान भारत के हर शर्त को मानने पर मजबूर हुआ और वो कहा कि नहीं, कम से कम आप अटैक रोक दीजिए। हमारे सेना के कमांडर ने कहा कि भाई हम सब कुछ रोक देंगे, पहले आप रोकिए। यह सब चर्चा चल ही रहा था और एक राय बना। तब तक अमेरिका के बड़े बोले राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए पूरे देश को, दुनिया को बता दिया कि यह युद्ध बंद होने वाला है। और यह युद्ध बंद, यहीं पर राजनीति है। असल में जो पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने भारत के सेना कमांडर से बात किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं उनको, तो अमेरिका को पल पल की सूचना पाकिस्तान से मिल रही थी, क्योंकि अमेरिका के फंड वही पाकिस्तान पल रहा है। अभी IFM से फंड मिला, वो अमेरिका के दखल की वजह से ही मिला है। तो जब इन दोनों देशों के बीच समझौता फाइनल हो गया, तो पाकिस्तान ने अमेरिका से कह करके ट्वीट रिलीज करा दिया, बरबोले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दिया, ताकि दुनिया में उनका पता चले कि युद्ध विराम का हम सबसे ज्यादा मसीहा बन के निकले हैं। उसमें दो फायदा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना राजनीतिक उद्देश्य था कि उन्होंने अपने आवाम को यह कह करके चुनाव लड़े थे कि मैं शांति का रक्षक हूं, रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा दूंगा, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध बंद कराऊंगा। ये तो खैर नया शुरू हो गया था। तो उन्होंने अपने आदमियों को एड्रेस करने के लिए ट्वीट रिलीज कर दिया और उसके थोड़े ही बाद विदेश मंत्रालय ने घोषणा किया कि युद्ध बंद सीज फायर हो रहा है 5 बजे के बाद से। हालांकि 5 बजे के बाद सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 11 बजे हमारे विदेश सचिव को फिर से आना पड़ा। ये हमने कहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, नहीं तो हम इससे ज्यादा बड़ा रिटेलिएट करेंगे। खैर कुछ छुटपुट घटनाएं थी, या तो सूचना का अभाव होगा या सेना का वहां का रिएक्शन होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक संस्था तो है नहीं, वहां पर कई लोग हुकूमत चलाते हैं और जिनका जहां मिलता है वहीं चला देते हैं। तो वहां किससे बात किया जाए, यह जरा मुश्किल काम है। हालांकि पहले प्राथमिकता वहां तो सेनाध्यक्ष को दी जाती है और सेनाध्यक्ष ने ही बात किया था, इसलिए उम्मीद थी कि शायद बंद हो जाए। यह है पृष्ठभूमि। अब जब से यह हुई है, मैं भी कल बड़ा परेशान था। मैंने कहा कि भाई मोदी जी सिंहासन खाली करो, आपके बस की बात रही नहीं है। वह बात आज भी मैं कायम हूं। लेकिन जब इन चीजों को विश्लेषित किया गया, इस चीजों की पूरी चीज को आकलन किया गया, और जब सोशल मीडिया पर देश भर के राजनीतिक विरोधी और दुनिया भर के राजनीतिक विरोधी आदरणीय इंदिरा जी को जब याद करने लगे, तो मेरी मजबूरी थी इंदिरा जी को मैं भी याद किया, क्योंकि मैं कोई देशद्रोही तो हूं नहीं कि अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री को ना याद करूं। तो मैंने भी आदरणीय इंदिरा जी को याद किया। चूंकि इंदिरा जी का मामला पुराना है तो पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर वर्तमान वाले पर करेंगे। आदरणीय इंदिरा गांधी जी जब 1971 वार में पाकिस्तान को
नेस्तनाबूद किया, उसके 2 टुकड़े किए, तब स्थिति क्या क्या थी हमारे पक्ष में, उस पर कुछ लाइन विचार कर लें, तब जाके आपको फैक्ट का जानकारी होगा। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक नी डाउन थे हमारे सामने, उन्होंने हथियार रख दिया था और घुटने के बल बैठे हुए थे। वो देश 2 टुकड़ा हो चुका था, एक टुकड़ा राष्ट्र के रूप में कायम नहीं था, अभी पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट गया था। उसका सदुपयोग क्या हो सकता था, उसको भारत में मिलाया जा सकता था, क्योंकि वो दूसरे देश पर हमला नहीं माना जाता, क्योंकि जो पाकिस्तान बना था वो इसी हिंदुस्तान से टूट करके बना था, और वह उस टूटे हुए हिंदुस्तान के उस एक अंश से टूट रहा था, तो वह स्वतः अपने पुराने देश में आता, मतलब किसी और देश को अपने देश में मिलाने जैसी कानूनी बाध्यता नहीं थी। वह अपने देश में आ जाने वाली बात थी, मतलब मैं अपने घर छोड़ करके गया था फिर अपने ही घर में आ गया वाली बात होती। तो इंदिरा जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसको एक अलग राष्ट्र दे दिया। अब आप कहेंगे कि आदरणीय इंदिरा गांधी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के आदर्श को मानी कि लंका फतेह के बाद उन्होंने लंका पर कब्जा नहीं किया, विभीषण की में दे दिया। इतनी बड़ी दिल थी इंदिरा जी की, हम यही मान लेते हैं। चलो, इंदिरा जी एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श मानी, वो रामायण पढ़ती भी थी, नियमित रूप से रामायण का पाठ करती थी। उन्होंने कई बार अपने संबोधन में कहा है कि जो मैंने राजनीति सीखा है वो रामायण से सीखा है। रामायण का हर पन्ना राजनीति है और रामायण के हर पन्ने पर राष्ट्रभक्ति और देश हित है। मानव कल्याण तो रामायण का मूल मंत्र है, उसमें तो कहीं कुछ है नहीं। वो अलग बात है कि इंदिरा जी ने कितना किया, क्या किया, क्या नहीं किया, वो एक ज्यादा बड़ा विश्लेषण हो जाएगा। हम अभी युद्ध पे रखते हैं। तो वो उच्च आदर्श को पालन करते हुए बांग्लादेश को स्वतंत्र देश कर दिया, ठीक बात है। तो जो मूल जड़ था कश्मीर का कब्जा, उसको छुड़ाया जा सकता था। देश के कुछ हिस्से को जो चिकन नेक की तरह से हमारा एक पार्ट फंसा हुआ है, जो चारों तरफ से ऐसे घुसा हुआ है हमारे देश में, उसको कम से कम ऐसे कराया जा सकता था जहां से घुसपैठ के आज के चांसेस हैं। सेना के लोगों ने कहा था कि इस कम से कम चिकन नेक को सीधा किया जाए, कम से कम। इंदिरा जी ने वो भी नहीं किया। जो सारी जमीनें कब्जा की गई थी, कई हजार वर्ग, उन जमीनों को फिर वापस देने का क्या मतलब था? आज तक उसका सही विश्लेषण नहीं हो पाया, सही कारण की जानकारी नहीं हो पाई कि सब कुछ जीत करके लुटा देने का क्या मतलब था। जब आपको सब कुछ छोड़ ही देना था तो सेना के बलिदान की क्या जरूरत पड़ी? सेना को युद्ध में झोंकने का क्या जरूरत पड़ा? सिर्फ अलग बांग्लादेश बना करके, वो बांग्लादेश जो आज हमको सता रहा है, परेशान कर रहा है, हमको चुन चुन के मार रहा है और इस विषम परिस्थिति में कह रहा है कि हम चीन के साथ मिल करके भारत के कुछ राज्य पर कब्जा कर लें। वो इसलिए बनाया गया था, मतलब आप पहले एक दुश्मन था, अब आप 2 दुश्मन करके चली गई, 2 फ्रंट वार खोलने का ऑप्शन दे करके चली गई। क्या है आपका उद्देश्य यही था या आप मिसकैलकुलेट कर गई? यह बात तो चर्चा होना चाहिए। अगर इंदिरा जी ने युद्ध में इतनी सारी बढ़त बना ली थी, तो फिर बाकी बढ़तों का सदुपयोग ना करना राष्ट्र विरुद्ध कृत्य है, राजनीतिक चूक है, या सब कुछ लुटा करके स्वयं को आगे रखने और अपना नाम बढ़े, यह उद्देश्य था। कहा जाता ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो क्या परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीमती इंदिरा गांधी का उद्देश्य यह था कि अपना काम बनता भाड़ में जाए भारत की जनता, या कोई और उद्देश्य था? वो बहुत व्यापक उद्देश्य था, हम जैसा साधारण आदमी उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। क्या ऐसा कोई था? चर्चा तो होना चाहिए, इस पर भी विश्लेषण हो, क्योंकि इंदिरा जी को सब याद कर रहे हैं। मैंने भी कल याद किया था, तो बहुत विशेष याद करा, आज डिटेल याद करने की जरूरत पड़ गई, तो हमने कहा कि डिटेलिंग कर देते हैं थोड़ा बहुत। मित्रों, मैं नहीं समझ पा रहा क्योंकि अब आदरणीय इंदिरा जी नहीं रही। इंदिरा जी के सिपासलार में से भी अब बहुत लोग नहीं रहे, शायद कोई नहीं रहा। आर.के. धवन की उस वक्त की हैसियत क्या होगी मैं नहीं बता सकता कि इतनी गूढ़ बातें उनको बताई गई होगी, उनको जानकारी होगी कि क्या होगी, क्योंकि टाइपराइटर तो थे उस वक्त तो टाइपिस्टों को कितना कहा गया होगा यह बात तो मैं नहीं बता सकता। बाकी लोग अब रहे नहीं, तो उस पर सिर्फ आकलन लगाया जा सकता था, और आकलन यह था कि इतनी जीत करके भी
सब कुछ लुटा दिए तो फिर क्या फायदा। अब आते हैं वर्तमान वाले पर। अभी का जो नेतृत्व है, जैसा कि मैंने बताया कि मुंबई अटैक के बाद यही सेना थी, यही पराक्रम था, यही साजो सामान था, लेकिन हम पाकिस्तान को जवाब देने की हिमाकत या हिम्मत नहीं कर पाए। पाकिस्तानियों को लगा कि सरकार तो भारत की ही है, उस वक्त मनमोहन थे, ये मोदी हैं, चलता रहेगा। उन्होंने हिमाकत कर दी। बालाकोट हुआ, उरी हुआ, यह सब घटना हुआ और इस सब का जवाब माकूल दिया गया। पाकिस्तान को तब भी समझ में नहीं आया। एक बार हिमाकत किया मोदी जी ने, उनके बाद सेना को कहा कि बार बार हिमाकत से बढ़िया जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के सर्वाधिक एयरबेस की समाप्ति उस पर एक मजबूत आधार बनाएगा और पाकिस्तान को आजीवन याद रखेगा। क्योंकि उनको एक बात तो समझ में आ गई, एक तीर से कई शिकार हुए, कई निशाने साधे गए। 2-3 बातें 2-3 मिनट इस पर चर्चा हो, यह ज्यादा मजेदार है। मित्रों, हम लोग समाचार में आते हैं, कई बार पाकिस्तानी पत्रकार और विशेषज्ञ हम लोग के साथ टीवी डिबेट में रहते हैं। कई बार पाकिस्तान के चैनलों की तरफ से भी आता है कि आप हमारे चैनल पर बोलिए। हम बोलते हैं सामाजिक मुद्दों पर, कई बार राजनीति पर बात होती है, कई बार सेनाओं पर चर्चा हो जाती है। तो वहां जो यहाँ यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, पाकिस्तान आवाम का वीडियो कई बार कई चैनल वाले दिखाते हैं। कई लोग तो भारत पाकिस्तान के संबंधों को दिखा करके मेन चैनल से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो पाकिस्तान का आवाम वो रिक्शा वाला था, सब्जी बेचने वाला था या सरकार में मजबूत स्थिति वाला था, सबको एक बात का मुगालता था कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत की सेना कहीं नहीं है, कमजोर है और हम जब चाहे फतह कर सकते हैं, भारत हमारे सामने लड़ने की स्थिति में नहीं। अब यह जाहिरपना उनके दिमाग में कूट कूट के भरी गई थी। सोचने समझने की सलाहियत तो वो लोग पल ही खत्म करते हैं, क्योंकि रोटी की चिंता जिसके पास हो वो बाकी और चीज की क्या चिंता करेगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो यही सोच रहे थे कि भाई भारत के पास तो सलाहियत ही नहीं है हमारे सामने। अब वो सब उनके सामने स्पष्ट हो गया कि भारत का एक भी रक्षक प्रणाली को भेदने की क्षमता का कोई भी मिसाइल, ड्रोन पाकिस्तान के पास नहीं है। उनको चीन ने डिश टीवी का एंटीना दे दिया, यह बता करके कि ये रडार सिस्टम है, और भारत का एक छोटा सा ड्रोन जो शादियों में फोटो खींचता है ना, उस स्तर का ड्रोन जाकर के उसको तहस नहस करके आ गया। कोई बड़ा मिसाइल हमने नहीं मारा था। रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट, कराची के बगल इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी और सैन्य मुख्यालय पर जब हमने हमला बोल दिया तो पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सरकार और सेना को भी ये समझ में आ गई कि जो हमने असलहा इकट्ठा किए हुए हैं, वो जो वहां के नेता कहते थे कि ये हमने सवेरात के लिए नहीं रखा है, वो सवेरात के लायक भी नहीं है, वो झुनझुना भी नहीं है जो सवेरात में बजाई जाती है, दिवाली में बजाई जाती है, दिवाली में चलाई जाती है, वो अभी नहीं है। उनका सारा एयर डिफेंस सिस्टम धराशायी हो गया। उसने हमारे एक भी ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नहीं मारा। जो ड्रोन या मिसाइल हमारा गया वो टारगेट को हिट किया, अपना काम किया। हमारे सेना को जो जो टारगेट एलोकेट किया गया था वो सारे डिस्ट्रॉय हुए। वह सेना ने आज स्पष्ट विजुअल के साथ विद प्रूफ बता दिया। पाकिस्तान के ही कुछ लोगों ने भी इस बात की ताकीद की है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो इससे 2-3 चीजें हो जाएगी। पाकिस्तान को जो चीन पर भरोसा था, तुर्की पर भरोसा था कि तुर्की और चीन मेरा मददगार है, मेरे को सलाह देता है और मैं भारत का मुकाबला करूंगा, वह बात तो उसके दिमाग से हट गया है। युद्ध कर लड़ने के लिए हिम्मत के साथ साथ हथियार की जरूरत पड़ती है। हिम्मत तो उनके पास है क्योंकि वो हमारे भाई हैं, तो हमारे हिस्से की हिम्मत उनके पास है। उनकी हिम्मत की तो मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि बिना हथियार भी लड़ने मरने को तैयार है, तो हिम्मती लोग हैं। लेकिन हथियार उनके पास नहीं है और सिर्फ हिम्मत से मल्ल युद्ध हो सकता है, महायुद्ध नहीं हो सकता। और भारत पाकिस्तान के बीच मल्ल युद्ध कहां से होगा? दो लोग आमने सामने एक अखाड़े में थोड़े हैं, वो तो एक सैकड़ों किलोमीटर दूर, एक सैकड़ों दूर में, तो ये महायुद्ध से ही होगा। तो मित्रों, ये वाला जो प्रधानमंत्री है जिसको हम सब
नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। उन्होंने कैलकुलेटेड वार किया। युद्ध की घोषणा ना तो पाकिस्तान ने किया था ना भारत ने किया था। भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और बदले में उसने अवैध घुसपैठ करने का प्रयास किया और हमने उसको डिस्ट्रॉय किया। और इसी खेल में उनके 8-9 सामरिक महत्व के हवाई अड्डे और प्रतिष्ठान उड़ गए। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? लेकिन नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण के उस ज्ञान का प्रदर्शन किया। जिस तरह से इंदिरा जी ने भगवान राम का पालन किया कि युद्ध जीत करके राज्य को उनको दे दिया, खुद कब्जा नहीं किया, तो यहां भी राजनीति की जो सबसे बड़ा उत्पत्ति हुई वो भगवान कृष्ण की हुई इसी भारत महान की धरती में कि युद्ध अंतिम है। युद्ध अंतिम समय तक भी अगर रुक जाए तब भी कोई बात नहीं है। महाभारत में भगवान कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं, जब चर्चा हो रहा है कि अब अकेला ही रह गया है, हम क्या माफ कर सकते हैं? तो द्रौपदी कहे कि मेरे खुले केसों का क्या होगा केशव? तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारे खुले केस सैकड़ों निर्दोष लोगों के जान से ज्यादा कीमती नहीं है। तुम्हारे केस अगर खुले रह भी गए और दुर्योधन नहीं मरा, जिंदा रहा, तो यह सस्ता सौदा होगा। बचाया जा सकता है तो युद्ध को बचाया जाए, लेकिन यह हो न सका। भगवान कृष्ण के उसी उद्देश्य को यहां पर पालन किया नरेंद्र मोदी ने कि अगर युद्ध को बचाया जा सकता है तो बचा, नहीं तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि द्वंद कहां तक पाली जाए, राण कहां तक ठानी जाए, तू भी है राणा का बसत, फेंक जहां तक भाला जाए। और उन्होंने अपना भाला फेंक करके बता दिया था कि हमारा भाला कहां तक जा सकता है, कितना वार कर सकता है, कितना गहरा मार सकता है, और वो उन्होंने किया। अब पाकिस्तान को अपने हिस्से की समझ आ गई होगी, तभी वो गुहार लगाया है, और नहीं आई होगी तो ना तो नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, ना ही सेना का पराक्रम कम होने वाला है। हम भी वही हैं और वो भी वही। देखा जाएगा युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का पंसद, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंकते हैं भाला जहां जहां तक जाता है। अंत में मैं दो ही बात कहूंगा कि ना तो आदरणीय इंदिरा गांधी की तुलना मोदी जी से की जा सकती है, ना ही मोदी जी की तुलना आदरणीय इंदिरा जी से की जाती है, क्योंकि अलग अलग कालखंड के अलग अलग महानता अलग अलग लोगों में है। इंदिरा जी भी अपने आप में महानतम थी। उनके भी निर्णय का विश्लेषण होगा, उसमें से पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष निकाली जा सकती है। नरेंद्र मोदी के भी निर्णय में विश्लेषण होगा और इसमें सभी पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष निकाली जा सकती है। यह मामला अपने अपने समझ और अपने अपने मतलब का है। अगर मैं मोदी में अच्छाई ढूंढूं तो अच्छाई निकलेगा, बुराई ढूंढूं तो बुराई निकलेगा। यही बात आदरणीय इंदिरा जी के लिए भी था। उनमें अगर हम अच्छाई ढूंढे तो अच्छाई निकलेगा, बुराई ढूंढे तो बुराई निकलेगा। अच्छाई यह कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया, और बुराई यह कि जब सब कुछ जीत लिया था तो अपने मतलब का बातों को क्यों नहीं मनवाया। वही नरेंद्र मोदी में अब कहा जा सकता है कि इतना बढ़िया माकूल माहौल था, एक बार परमानेंट इलाज क्यों नहीं कर दिया, यह कहा जा सकता है। लेकिन जो वहां बैठा है हमसे समझ ज्यादा उसके पास है, क्योंकि उसके पास हर विधा के विद्वान लोग उसको ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। हम तो एक तरफा सोचते हैं, वहां कई तरह के इफेक्ट का विश्लेषण होता है और उस विश्लेषण का व्यापक प्रारूप उनके सामने रखा जाता है, और तब जाकर के प्रधानमंत्री को निर्णय लेना पड़ता है कि एक मेरी जय जयकार से अगर देश में हाहाकार मच जाती है तो क्या यह उचित रहेगा। और नरेंद्र मोदी ने कभी भी खुद के लिए नहीं जिए हैं, वो राष्ट्र के लिए जिए हैं। अपना जय जयकार हो ना हो, राष्ट्र की जय जयकार होनी चाहिए, राष्ट्र में हाहाकार नहीं होनी चाहिए। और युद्ध से हाहाकार आता है, जय जयकार नहीं। इन्हीं सबों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। भारत सेना की नतमस्तक प्रणाम, जय जय प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।